इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 6 जो आपका मार्क्स का आएगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स में आपके चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 दोनों मिलाकर आपके बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में उत्तराखंड बोर्ड में 15 मार्क्स का आएगा। तो इस वीडियो में हम छठे चैप्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी बेसिक चीज़ें। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 के लिए A to Z टोटल। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर 1, हम समझते हैं कोण, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। A to Z शुरुआत से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक A to Z हम क्या समझेंगे, एंगल को समझेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। नंबर 1 एंगल जो होता है वो होता है सबसे कम। सबसे कम कितना होता है, 0, जिसे एक सरल रेखा में बोल देते हैं हम। और उससे बड़ा जो कोण होता है नंबर 1 जो होता है न्यून कोण। कोण के बारे में अगर बात करें, सबसे छोटा जो कोण होता है वो कौन सा होता है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कहाँ से शुरू होता है, न्यून कोण जो होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच का होगा। 90 का नहीं होगा, कितना होगा, 0 से 90 के बीच का। या 0 से हम क्या लिखें फिर 89 तक जितने भी कोण होंगे जो 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, उन्हें हम बोल देंगे न्यून कोण। जैसे 70 डिग्री हो गया तो हम क्या कहलाएंगे इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो कोण होता है वो होता है समकोण। समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है, समकोण हो जाता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो कोण है, जो स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल सीधी लाइन हो, और ये जो कोण बनेगा, जो ये चिन्ह लगा मिलता है, इसे क्या बोलते हैं हम, समकोण, जो होता है 90 डिग्री का। तीसरा जो कोण होता है वो है अधिक कोण। अधिक कोण कितना होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक, मतलब 91 डिग्री से 179 तक का जो कोण है, 179 डिग्री तक का जो भी कोण है वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण कैसे बनता है, इस तरीके के जो कोण होते हैं ये कोण क्या होते हैं, अधिक कोण। जो 120, 130 ये सारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण होंगे। इसके बाद नंबर 4 जो होता है वो होता है सरल कोण। सरल या ऋजु कोण जिसे बोलते हैं हम, सरल या ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता है, जो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का जो कोण होगा वो क्या होगा, ऋजु कोण होगा या सरल कोण होगा। इसके बाद 5वें नंबर का जो कोण होता है प्रत्यावर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का होता है, 181 से 360 तक के कोण को हम क्या बोल देते हैं, कोई भी ऐसा कोण जो 180 से अधिक होगा, जैसे 300 डिग्री का कोण हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो 5 प्रकार के कोण हो गए, न्यून, सम, अधिक, सरल और प्रत्यावर्ती। इससे अलग भी 2 प्रकार के कोण हैं। नंबर 1 होता है पूरक कोण। पूरक कोण। अब पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण वे होते हैं जब 2 कोण को जोड़कर 90 डिग्री हो। जब A प्लस B 2 एंगलों को जोड़कर यदि 90 डिग्री होंगे तो ये एक दूसरे के कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा समपूरक। समपूरक, समपूरक कोण कौन से होते हैं, जब 2 कोण को जोड़कर A और B अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री अगर हो, यानी कि अगर 2 कोण को जोड़कर 180 डिग्री हो रहा होगा तो उन 2 कोण को हम क्या कहेंगे, फिर एक दूसरे के समपूरक। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक, अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक। और न्यून कोण कितने हो, न्यून कोण 0 से 89, समकोण 19, अधिक कोण 91 से 178 और सरल कोण 180 का, प्रतिवर्ती कोण 181 से
360 तक का। ठीक है, ये हो गए आपके कोण। इससे भी अलग दो प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है संगत कोण, जिसे हम बोलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण कब बनेगा? संगत कोण मैक्सिमम तब बनता है जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई दूसरी लाइन खींच दी जाए, तो वो जो लाइन इनके द्वारा एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? संगत कोण। जैसे ये वाला एंगल है और ये इसके समांतर हो, तो ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे क्या कहलाते हैं? संगत कोण। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संगत कोण, एक दूसरे के संगत कोण। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, उसी के समांतर एक लाइन और खींच दी जाए और एक लाइन इन्हें काटते हुए सीधी खींच दी जाए, तो जो ये एंगल बने, ये जो एंगल है इन्हें हम क्या बोलेंगे? संगत कोण। और ये बराबर होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? संगत कोण। और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद पांचवा जो होता है वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण कब बनेगा? जब भी आप कभी दो समांतर लाइन खींच दी जाए और जेड बन रहा हो, जैसे यहाँ से एक लाइन फिर यहाँ से खींच दी जाए, तो ये जो कोण बने, ये जो कोण बनेंगे क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। जैसे एन बना दिया जाए इस तरीके से, दो समांतर लाइन है, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण कहलाएगा। जैसे कोई भी ऐसे जेड बने, उल्टा जेड बनेगा इस तरीके से, तो ये कोण बनेगा क्या? संगत कोण। ठीक है, सॉरी एकांतर कोण। एकांतर कोण समझ में आ गया? मैं यहाँ पे चित्र भी बना देता हूँ। इस तरीके के जो कोण बनेंगे ये सारे क्या बनेंगे? एकांतर कोण बनेंगे। इसके बाद है छठे नंबर पे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये कब बनेगा? जब भी इस तरीके की दो लाइन हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, तो एक आमने सामने के जो कोण बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दोबारा समझ लेते हैं। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कहलाएंगे पूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। संगत कोण, संगत कोण कब होंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या कर रही हो? काट रही हो। इसके बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण जब भी जेड बना हुआ नजर आए या एन बना हुआ नजर आए, तो जो कोने पे बने हुए कोण हैं ये कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, ये कब बनेंगे? इसमें भी बने होंगे। कब? देखो ये बना हुआ, यानी कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। ये जो जेड बना यहाँ से यहाँ तक, ये जो बना, तो ये वाला एंगल कोण इसके बराबर। किसके अकॉर्डिंग? एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी या काटेगी, तो आमने सामने के जो भी कोण बनेंगे ये कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब कोण ये होते हैं टोटल कितने प्रकार के? 5 तो ये हो गए, और 4 कितने ये हो गए? 3 4 5, 5 हो गए आपके ये, और 5 हो गए आपके ये, यानी कि 10 हो गए टोटल। जो एंगल होते हैं वो 10 प्रकार के। वैसे तो 5 ही प्रकार के होते हैं, मेनली है ये बनाए गए, फिर 2 को जोड़कर 3 को जोड़कर, तो इनका ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेखाएं। लाइन कितने प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, कैसी होगी? ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लाइन। लाइन, अब लाइन क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मिला दी जाए तो एक लाइन खींचेगी, एक रेखा खींचेगी, जिसे हम क्या बोल देंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। अब ये जो लाइन है, अगर दो लाइन होगी किस किस तरीके से हो सकती है? दो लाइन 3 तरीके से हो सकती है। जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। जब दो लाइन को हम अनंत तक बढ़ाते चले जाए और वे एक दूसरे को क्रॉस ना करे, एक दूसरे को ना काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, तो वे दोनों लाइन कहलाएगी समांतर लाइन। समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसे होती है? जब दो लाइन को हम खींच रहे हैं और एक दूसरे को कभी ना काटे, एक दूसरे को दोनों लाइन कभी ना क्रॉस करे, ना काटे एक दूसरे को, तो वे लाइन क्या कहलाएगी? समांतर लाइन। समांतर रेखा कैसे होती है? ऐसी दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को
प्रतिच्छेद ना करे। तो बात सब बोल देता हूँ मैं, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, मतलब एक दूसरे को कभी भी ना काटे। ठीक है, तो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। अब दूसरी रेखा हो सकती है कि एक दूसरे को काट दे, जैसे हमने कैसे भी करके यहाँ से काट दे, कहीं भी काट दे दूरी पर जाकर, तो ये कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहलाएगा ये? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। और ये दोनों रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं ये कहलाएगी प्रतिच्छेद रेखाएं। यह समांतर रेखा, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया जहाँ पे एक दूसरे को काट देगी, और ये प्रतिच्छेद क्या हो गई? रेखाएं होगी। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होगी? ऐसी दो रेखाएं जो बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या कर देगी? कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देगी, मतलब एक दूसरे को काट देगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। जैसे ये कोई लाइन है और मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ, तो अगर आगे जाकर इन्हें बढ़ाया जाए तो यहाँ पे काट रही है, तो अगर कहीं भी काट दे बढ़ाने पर, तो हम क्या कहेंगे इन दोनों रेखाओं को? प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या बोल लेंगे? उसे हम बोल देंगे प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो रेखाएं दो प्रकार की समझ आ गई। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेद रेखाएं जो एक दूसरे को काट देगी, एक होती है समपाती रेखाएं। समपाती। अब समपाती रेखाएं कैसी होती है? यदि मैं एक लाइन खींच दूँ इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दूँ, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी? समपाती। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन अगर खींच दी जाए तो वे लाइन क्या कहलाएगी? समपाती। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, घड़ी में 12 बजे दोनों सुई एक जगह होगी, हमें केवल एक ही सुई नजर आती है, तो हम उस स्थिति को बोल लेंगे समपाती। समझ आ गई बात? तो 3 प्रकार की रेखाएं थी। 3 प्रकार में कौन कौन सी है? नंबर 1 तो प्रतिच्छेद मान सकते हो या समांतर मान सकते हो, और तीसरी क्या है? समपाती। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, समांतर रेखा, और तीसरी समपाती रेखा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके त्रिभुज। त्रिभुज। अब त्रिभुजों के जो प्रकार है वो 2 प्रकार से दिए हुए हैं। नंबर 1 तो भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। 2 प्रकार से त्रिभुजों को वर्गीकृत किया गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 तो भुजाओं के आधार पर, और नंबर 2 होते हैं कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। तो मैं सबसे पहले भुजाओं के आधार पर बताता हूँ। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1, तीनों भुजाएं अलग हो। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग माप की हो। मान लेते हैं कि 3 हो गई, ये 2 हो गई, ये 4 हो गई। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समझ आ गया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, वे कहलाती है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसा होगा? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। अगर हमें इसके क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करा जाए? इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? इसका जो एरिया निकाल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज का, वो कक्षा 9 में एक तरीका दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वो तरीका क्या है? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र से अगर हम इसका चाहे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, हीरोन सूत्र को क्या होता है? हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन सूत्र है ये, जो कक्षा 9 में आपने यूज किया होगा। इस सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एस भुजा ए बी सी तो क्या होगी? भुजा होगी इसकी, लेकिन एस क्या? अर्ध परिमाप। अब ये परिमाप क्या होता है? तो इसका परिमाप अगर निकालना हो तो कैसे करें? तो इसका परिमाप होता है इन भुजाओं का योग। तो परिमाप कैसे निकलेगा? भुजाओं का योग। भुजाओं का
योग। इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं हम? भुजाओं के योग करके। सभी भुजाओं को जोड़ लो तो वो क्या आ जाएगा इनका परिमाप। परिमाप होता है परिसीमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की तार बाड़ कर दी जाए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो जो तार की लंबाई होगी उसे हम क्या बोल देंगे? परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज एक बार दोबारा समझ लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए हमें हीरोन सूत्र चाहिए। हमें भुजा पता हो तो हम हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप अगर निकालना है, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा परिमाप। अब दूसरा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का प्रकार। अच्छा, सबसे पहले त्रिभुज ही क्या होता है मैंने नहीं बताया। तो त्रिभुज होता है क्या है? जो तीन ओर से घिरा हुआ हो। तीन ओर से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? त्रिभुज। तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? त्रिभुज। तो दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा क्या हो गई? अलग माप की हो गई। ये मान लेते हैं 5 है, ये भी 5 है, ये कितनी हो गई? 2। तो इसे हम क्या बोल लेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। अब परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी हो जाएगी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की हो और एक भुजा अलग माप की हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो और एक भुजा क्या हो? अलग माप की हो। उसे हम बोल देंगे समद्विबाहु। दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो, एरिया अगर निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालना है उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हीरोन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। हीरोन सूत्र ही अप्लाई करेंगे। और अगर परिमाप निकालना है तब भी हीरोन सूत्र तब भी क्या कर सकते हैं? भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब बिल्कुल सेम विषमबाहु वाला इसके नियम है। सारे के सारे विषमबाहु वाले हैं। वैसे अलग तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर इसमें लंब डाल दिया जाए तो लंब गुना आधार वाले तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें लंब नहीं पता तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का हीरोन सूत्र से। ठीक है, दो प्रकार के त्रिभुज हो गए। अब तीसरे प्रकार का त्रिभुज देखते हैं क्या है। तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु से आपको समझ आ रहा होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी क्या हो? सभी भुजाएं बराबर माप की हो। ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो। सारी की सारी भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो। अब इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है? समबाहु त्रिभुज का लिख देता हूँ मैं यहाँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। मतलब समबाहु त्रिभुज जैसे इसमें 5 दे रखी तो सारी भुजा बराबर होगी तो भुजा का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। अगर परिमाप निकालना हो इसका तो परिमाप के लिए इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुना भुजा। जो भी भुजा है उसमें कितने से गुना करा दो? 3 से गुना करा दो तो क्या आ जाएगा इसका? परिमाप। दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में एक चीज़ याद रखना है। समबाहु त्रिभुज में कोण भी क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल क्या होंगे? इसमें इक्वल होते हैं और वो भी कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? अगर ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मान लेते हैं हम ये वाली भुजा, तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक जैसी हो और एक भुजा अलग माप की हो। तीसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक ही माप की हो। ठीक है, त्रिभुज समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके?
चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है ये समझ लेते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? चार ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल, चार ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। जब हमें कहीं चतुर्भुज लिखना होता है तो हम वहाँ लिख के ना क्या कर लेंगे, ऐसे जैसे हम लिखना है, हमें लिखना है चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे तरीके का चिन्ह बना देंगे, लिख देंगे ए बी सी डी। ये दोनों क्या इक्वल है, या तो हम ऐसे लिख के या इसका चिन्ह बना दें। किसका मतलब क्या है? ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या है? चतुर्भुज जो चारों ओर से घिरा होगा, चार ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाता है। तो भाई समझ लेंगे, चार ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाएगा चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज होते हैं, नंबर 1 विषम बाहु चतुर्भुज होता है, विषम बाहु। नंबर 2 जिसे हम बोल सकते हैं तो वर्ग, वर्ग क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है जिसमें। तीसरे नंबर का वर्ग के साथ ही मैं समझा रहा हूँ समचतुर्भुज। चौथे नंबर का हो जाएगा आयत। अभी एक एक को समझेंगे, ठीक है। और पांचवें नंबर का होता है समांतर चतुर्भुज। और छठे नंबर का होता है समलंब। ये 6 प्रकार के होते हैं आपके चतुर्भुज। अब एक एक करके हम इसकी परिभाषा भी समझते हैं और उसके पूरी डेफिनेशन और समझते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले विषम बाहु। विषम बाहु कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज होगा जिसकी सारी की सारी भुजाओं को कुछ अता पता ना हो। सारी की सारी भुजाओं का क्या ना पता हो? कुछ अता पता ही ना हो, मतलब कौन कितनी सेम ही है, कुछ अता पता नहीं होगा। मान लेते हैं ये 4 है, ये 3 ही रह गई, ये 5 हो गई, ये 2 हो गई, सॉरी 2 तो हो नहीं सकती, 6 मान लेते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये विषम बाहु चतुर्भुज होला, मतलब सारी भुजा अलग अलग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजा अलग अलग माप की हो, कोई 4 है, कोई 3 है, कोई 5 है, मतलब सब अलग अलग माप की हो, तो उसे हम क्या करेंगे? विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है चतुर्भुज का, तो हीरोन का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। अब कहोगे जी हीरोन सूत्र तो किसके लिए होता है? त्रिभुज के लिए। तो भाई इसे भी ऐसे करना पड़ेगा, हमें इसे 2 त्रिभुजों में डिवाइड करना, चाहे ऐसे कर लेते हैं चाहे ऐसे कर लेंगे, और 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर कर ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सके अभी। तो हम क्या करेंगे, या तो इसे त्रिभुजों में चेंज कर लेंगे, या फिर लंब या आधार के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोई लंब तो नहीं है। ठीक है, वैसे कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। परिमाप के लिए हम कैसे करते हैं? सभी भुजाओं का योग। परिमाप सिंपल तरीका है, परिमाप को सभी को जोड़ना है बस। ये सारी भुजाओं जोड़ो, परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप कैसे निकाल लेंगे? सभी भुजाओं का योग। ये याद रखो, सभी में यूज हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, सब में। कैसे भी त्रिभुज हो, कैसे चतुर्भुज हो, सभी में अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ लो, केवल वर्त को छोड़कर, क्योंकि वर्त में तो भुजा ही नहीं होती ना। वर्त को हम क्या बोलते हैं? जब परिधि। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो विषम बाहु चतुर्भुज क्या आ जाएगा? विषम चतुर्भुज क्या आ जाएगा? विषम बाहु या विषम चतुर्भुज बोल देते हैं हम इसे। विषम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, या 2 त्रिभुजों में अप्लाई करके 2 अलग अलग त्रिभुजों में तब निकाल सकते हो, या शीर्ष दिए गए हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 त्रिभुजों में डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। 7वें चैप्टर में इसका था। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ के क्या निकाल सकते हो? परिमाप। दूसरे नंबर पे क्या है? वर्ग। वर्ग सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा हमने। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, तो सभी भुजाएं जब बराबर होगी तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन 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 ये भी है जिसकी सभी भुजाएं, इसकी मान लेते हैं 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5,
और मान लेते हैं ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या ये भी वर्ग हो गया? ये तो वर्ग है, तो क्या ये भी वर्ग है? लेकिन नहीं। तो यही अंतर समझना है हमें। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, और जो ये विकर्ण है ये भी क्या हो? बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की और विकर्ण भी बराबर हो। और ये जो है, ये वाला जो पोर्शन दिया गया है, इसमें विकर्ण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसे क्या बोलते हैं हम? वर्ग। दोनों की डेफिनेशन दोनों को समझ लेते हैं एक ही साथ, ठीक है? दोबारा से समझते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो और विकर्ण भी बराबर हो, ठीक है? और समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो लेकिन विकर्ण अलग हो। समचतुर्भुज में जो वर्ग होगा, इसके जो कोने पर बने कोण होंगे ये 90 डिग्री के होंगे और इसमें 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है हमें थोड़ा सा। विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काट रहे होंगे, यहाँ भी 90 डिग्री के कोण पर काट रहे होंगे, ठीक है? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हम निकाल सकते हैं भुजा के स्क्वायर से, ठीक है? ए का स्क्वायर। और परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप निकाल सकते हैं 4a करके, 4 गुना भुजा। अब इसका निकालना है अगर क्षेत्रफल आपको समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ठीक है? विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिमाप क्या आ जाएगा? 4a, ठीक है? दोबारा समझ लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब जो भी भुजा उसका वर्ग करो, परिमाप होता है 4a। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है? परिमाप तो 4a ही होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें तो कितने प्रकार के पढ़ लिए हमने? 3। एक विषम बाहु जिसे विषम चतुर्भुज बोला जा रहा है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। इसके बाद आते हैं आयत के बारे में। आयत और समांतर चतुर्भुज फिर दोनों में एक जैसे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है? लेकिन ऐसा चतुर्भुज तो ये भी है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो क्या ये भी आयत कहलाएगा? ये है आयत और ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दोनों में कुछ अंतर समझ आ रहा है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण भी बराबर हो। विकर्ण भी क्या हो? बराबर हो। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर ना हो। समझ आ रही बात? आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप इसका होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है इसका, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है? समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंब गुना विस्थापन। मतलब एक विकर्ण पर डाला गया लंब तथा विकर्ण की लंबाई। एक विकर्ण पर डाला गया लंब गुना विकर्ण की लंबाई। मतलब इस एक विकर्ण पर लंब डाल लेंगे तो ये लंब होगा और इस विकर्ण की लंबाई के गुणनफल को हम क्या कर देंगे? इसका क्षेत्रफल। एक भुजा से या विकर्ण पर डाला गया लंब, समझ आ रही है बात? एक भुजा से विकर्ण पर डाला गया लंब तथा विकर्ण की लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। परिमाप इसका सेम होता है, परिमाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है? परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल या लंबाई गुना चौड़ाई या लंब गुना विकर्ण की लंबाई होगी, ठीक है? इसके बाद बचा हुआ एक समलंब।
समलंब क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो लिख सकते हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर ना हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर भी होती है। ठीक है, इसके बाद हो गया समलंब। समलंब इस तरीके का होता है कुछ, ये इसमें क्या हो, एक भुजाओं का युग्म समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजाओं का युग्म समांतर हो समलंब कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजाओं का युग्म समांतर हो समलंब कहलाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला है 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। क्षेत्रफल इसका अगर निकालना है तो 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। ऊंचाई गुना, जैसे ऊंचाई यहाँ से लंब डाल दे तो ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई, और समांतर भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं का योग। 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। अगर परिमाप निकल ले, परिमाप तो सभी भुजाओं को जोड़ लो बस, सभी भुजाओं का योग। परिमाप कैसे निकाल लेंगे, सभी भुजाओं का योग। तो ये होते हैं आपके चतुर्भुज, जो होते हैं 6 प्रकार के चतुर्भुज हो गए, 5 प्रकार के आपके क्या थे, 4 प्रकार के आपके क्या थे, त्रिभुज थे। ठीक है। अच्छा, कोणों के आधार पर त्रिभुज नहीं बताए भाई, तो ये छूट गया था। उसमें एक सम चतुर्भुज भी होता है, समकोण त्रिभुज होता है, सिर्फ चतुर्भुज नहीं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। ऐसा कोण जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, 1/2 लंब गुना आधार इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसके बाद 2 चीज़ें और इसमें मिलेगी आपको। एक तो होती है समरूप, समरूप, और दूसरा होता है सर्वांग सम। ये 2 पॉइंट है, इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, समरूप के बारे में अगर बात करी जाए तो रूप में एक जैसा, दिखने में एक जैसा लगने वाला, उसे हम समरूप बोल देंगे। जैसे सारे के सारे लड़के हो गए एक कैटेगरी में हो गए तो वे समरूप कहलाएंगे। सारे लड़के एक कैटेगरी में हो गए समरूप। सारे पर्वत, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सारे क्या हो गए, समरूप हो गए। सारे मकान, चाहे वो किसी का 4 मंजिल हो 5 मंजिल हो, सारे क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप क्या होता है, एक जैसे रूप में दिखने वाले। लेकिन इसके लिए नियम होगा। अब नियम क्या है समरूप के लिए, समरूप के लिए नियम है, यदि 2 कोण बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो तो वे आकृतियाँ समरूप कहलाएगी। मतलब यदि 2 कोण या तीनों कोण किसी त्रिभुज के या किसी चतुर्भुज के बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक है। दूसरा है, यदि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। क्या बराबर हो, संगत भुजाओं के अनुपात। जैसे ये कोई त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये लिया हमने, और ये मान लेते हैं ABC और ये मान लेते हैं PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। ठीक है। या इसकी जो संगत भुजाएं है, जैसे इसे मैं A मान रहा हूँ, B मान रहा हूँ, इसे C, इसे P, इसे Q, इसे R, तो इनके अनुपात बराबर हो। मतलब A/P संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो B/Q और बराबर हो C/R। तो 2 नियम है, या तो एंगल बराबर हो या संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं में अगर 2 भुजाओं के अनुपात बराबर है तो एक एंगल बराबर हो। ठीक है। या 2 कोण बराबर है तब भी समरूप है, फिर भुजाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 2 नियम से कर सकते हो, ए एंगल बराबर हो या तीनों एंगल बराबर हो
या एक एंगल और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो या तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो हम उन आकृति को क्या कहेंगे, समरूप। तो बात समझते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर है तो हम उन्हें समरूप बोल सकते हैं। यदि तीनों एंगल बराबर है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, समरूप। यदि एक एंगल बराबर हो, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो हम क्या कहेंगे उसे, समरूप। और तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो तब भी क्या कहेंगे, समरूप। अब बात करते हैं सर्वांग सम की। समरूप तो हो गया, वैसे हम 6.1 जब एक्सरसाइज के करेंगे सवाल तो उसमें समरूप आकृतियाँ हैं, समझेंगे और अच्छे से। सर्वांग सम हम इसे कैसे कहते हैं, सर्वांग सम हम उस आकृति को बोलते हैं जो रूप में तो एक जैसी हो, दिखने में एक जैसी हो, लेकिन वो हाइट वेट में भी एक जैसी हो। जैसे अगर ये दो आकृति समरूप है तो जरूरी नहीं सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम कब होगी, अगर ये भुजा 5 सेमी की है तो ये भी 5 हो, ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो। ठीक है, तो हम इन्हें कहेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब दिखने में भी एक जैसा हो, हाइट वेट में भी एक जैसा हो। जैसे कोई जुड़वा बच्चे हो, सारे लड़के एक कैटेगरी में होंगे, उन्हें हम समरूप बोल लेंगे। लेकिन अगर दो कोई जुड़वा बच्चे जो देखने में भी एक जैसे, हाइट में एक जैसे है तो उन्हें हम बोल सकते हैं सर्वांग सम। जुड़वा एक जैसे देखने में, जिन्हें हमें पहचान ही नहीं चले कि कौन क्या है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम के लिए भी नियम है। नियम क्या है कि ए एस एस मतलब एक कोण बराबर आ जाए, दो भुजाएं बराबर आ जाए, या ए एस एक भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, या एच एस एस तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो। इसमें ए नियम नहीं लगेगा। ठीक है, ए से हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, सर्वांग सम नहीं कर सकते ए नियम से। तो इसमें केवल 3 नियम है, ट्रिपल एस 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 भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, दो भुजा और एक कोण बराबर हो। ठीक है, RHS नियम भी है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, उस समय हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसे पढ़ाने में। तो ये है आपके त्रिभुज, चतुर्भुज और समरूप। तो इस वीडियो में हमने इसका बेसिक कंप्लीट किया है छठे चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले 6.1 और उसके साथ पढ़ने वाले इसकी परिमेय, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिमेय होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब